नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो वीडियो है पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की इस कड़ी में हम आपसे बात करेंगे कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में, जिसको आप प्यूरिटन एज भी कहते हैं और जिसको आप इंटररेग्नम इस नाम से भी आप इसको जानते हैं। ठीक है, तो प्यूरिटन एज वो एज है जो कि 1649 में चार्ल्स द फर्स्ट उसकी मृत्यु के साथ में जब ओलिवर क्रोमवेल सत्ता पर काबिज हुआ तब शुरू होती है, और 1660 में जब वापस राजशाही अर्थात मोनार्की स्टैब्लिश होती है, इस दौरान जो पीरियड बीतता है 1649 से लेके 1660 तक का, यानी 11 साल का समय, ये कहलाता है प्यूरिटन एज या कॉमनवेल्थ पीरियड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन समझ लेते हैं। इंग्लैंड में 17वीं सदी के दौरान, कौन सी 17वीं सदी, तो 17वीं सदी के दौरान प्यूरिटन एज का नाम जो है प्यूरिटन मूवमेंट के कारण, प्यूरिटन आंदोलन के उदय के कारण रखा गया। अब ये प्यूरिटन आंदोलन क्या है, थोड़ा सा समझिए इसको कि प्यूरिटन वे इंग्लिश बोलने वाले अर्थात इंग्लिश स्पीकिंग प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट जानते हैं आप, इंग्लैंड में ईसाई धर्म की ब्रांच कौन सी, कैथोलिसिज्म। ठीक है, अब जब कैथोलिसिज्म में वहां पर कुछ कुरीतियां व्याप्त हो गई तो उनका विरोध करने के लिए आगे कौन आए, प्रोटेस्टेंट आए। तो प्यूरिटन्स कौन थे, ये अंग्रेजी बोलने वाले इंग्लिश स्पीकिंग वो प्रोटेस्टेंट थे जो क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के शासन के दौरान किए गए धार्मिक परिवर्तनों से, रिलीजियस चेंजेस से बिल्कुल ही असंतुष्ट थे। यानी क्वीन एलिजाबेथ जो थी उसने प्रयास किया था कि मैं इस कैथोलिसिज्म में कुछ सुधार करूं, लेकिन कुछ लोग जो थे वो इन सुधारों से असंतुष्ट थे, अर्थात वो कुछ और भी चाहते थे। तो वे इंग्लैंड के चर्च को पूरी तरह से शुद्ध करना चाहते थे। शुद्ध यानी प्योर, और नाम क्या है मूवमेंट का, प्यूरिटन। प्योर शब्द से क्या बना है, प्यूरिटन। तो ये वो प्रोटेस्टेंट थे जो एलिजाबेथ द फर्स्ट के द्वारा किए गए सुधारों से संतुष्ट नहीं थे, धार्मिक सुधारों से। ठीक है, और ये क्या चाहते थे, इंग्लिश चर्च को, इंग्लैंड के चर्च को पूरी तरह से प्योर करना चाहते थे, शुद्ध करना चाहते थे। जैसे कि चर्च के अंदर जो हायरार्किकल लीडरशिप होती है, हायरार्किकल लीडरशिप, ठीक है, उससे असंतुष्ट थे। पादरियों के लिए विशेष कपड़े होते थे, अलग तरह के चोगे वगैरह पहनते थे, कुछ रोब्स वगैरह पहनते थे, उनसे ये असंतुष्ट थे। और भी चर्च में करी जाने वाली बहुत तरह की रिचुअल्स थी जिनसे ये बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट थे। ठीक, तो इन सब को हटाना इनका उद्देश्य था। किनको हटाना, ये जो रोमन कैथोलिक जो चर्च होते हैं वहां पर ये जो ढकोसले किए जाते थे, रिचुअल्स किए जाते थे, हायरार्किकल जो लीडरशिप थी उनकी, उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों तक की वो बात करते थे, इन सबको हटाना चाहते थे। ढोंग पाखंड सबको हटाना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसको ये क्या करना चाह रहे थे, शुद्ध करना चाह रहे थे। और शुद्ध को अपन क्या बोलते हैं, प्योर, और प्योर शब्द से क्या बना है, प्यूरिटन। ठीक है, तो ये ईसाई धर्म के शुद्ध रूप में यानी प्योर फॉर्म में विश्वास करते थे, और इसी की वजह से इनको शुद्धतावादी अर्थात प्यूरिटन्स कहा गया है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्यूरिटन एज की बात कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जो कुछ बताया आपको सारा मैंने लिख करके भी आपको ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर कोई चीज़ें नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम प्यूरिटन एज का जो लिटरेचर है उसकी खास बातें क्या रही उस पे आ जाते हैं, अर्थात इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। तो इस टाइम का जो लिटरेचर था, जब शासक है क्रोमवेल है, वो किसकी बात कर रहा है, वो प्योरिटी की बात कर रहा है। किसमें, रिलीजियस में। अब रिलीजन के अलावा उसका प्रभाव जो सोसाइटी पे भी पड़ेगा और लिटरेचर पर भी पड़ेगा। तो इस दौर का जो लिटरेचर है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा, वो टोन इसकी सीरियस होगी, अक्सर सैड होगा, थॉटफुल होगा और पेसिमिस्टिक होगा, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा।
है ना। तो इस दौर का लिटरेचर आपको सीरियस, सैड, थॉटफुल और पेसिमिस्टिक देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पे आप मिल्टन की कोई भी आप रचना उठा करके देख लीजिए, ये सारी खूबियां आपको वहां पर नजर आ जाएगी। अब प्यूरिटन्स जो थे, चूंकि ये शुद्धतावादी थे, चूंकि ये चर्च में बिल्कुल आमूलचूल सुधार चाहते थे, ठीक है, तो इनका मानना था कि थिएटर जो है इमोरल होता है, अनैतिक होता है, करप्ट होता है, लोगों को भ्रष्ट कर देता है। सो देयर वॉज वेरी लिटल थिएट्रिकल एक्टिविटी। वेरी लिटिल का मतलब नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में अपनी इसको यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। तो इस दौर का एक खास बात और थी कि थिएटर को ये इमोरल और करप्ट मानते थे, इसलिए थिएटर पर बैन हो गया था। हालांकि बैन जो है 1642 में सिविल वॉर जब शुरू हुआ था तभी हो गया था, ठीक है। और फिर इन लोगों का राज आ गया जो खुद थिएटर को मॉरल नहीं इमोरल समझते थे, करप्ट समझते थे, तो थिएटर इस जमाने में क्या रहे, बंद रहे, ठीक है। तो when the civil war began, theaters were closed in 1642 under Puritan influence and stayed closed until the monarchy was restored in 1660, ठीक है। 1642 में सिविल वॉर के प्रारंभ होते से ही थिएटर्स जो है बंद कर दिए गए, और फिर क्रोमवेल का शासन आ जाता है 1649 में। फिर 1660 में वापस जब राजशाही आती है तब तक थिएटर क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। तो 1642 से लेकर के 1660 यानी 18 साल 18 इयर्स तक थिएटर जो हैं वो क्या रहे हैं, क्लोज्ड रहे हैं। इसमें याद रखिएगा आप इस चीज को। अब देखिए इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी कि प्यूरिटन्स का सोसाइटी पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। द प्यूरिटन्स वैल्यूड हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क को वैल्यू करते थे, एजुकेशन को महत्व देते थे, और साथ ही साथ में रिलीजियस डिवोशन की बात करते थे। तो विच हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश सोसाइटी, और इसका इंग्लिश सोसाइटी के ऊपर बहुत लंबा प्रभाव पड़ा। अब इस दौर का सबसे जाइंट फिगर जो है लिटरेचर में वो कौन है, मिल्टन। मिल्टन समर्थक था ओलिवर क्रोमवेल का, अर्थात पार्लियामेंटेरियंस का। और जब क्रोमवेल सत्ता में आया तो उसने मिल्टन को एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी। क्यों सौंपी, क्योंकि मिल्टन का समर्थक था, और जब ये संघर्ष चल रहा था राजा और पार्लियामेंट के बीच में, तो एक तरह से मीडिया के अंदर, उस वक्त तो प्रिंट मीडिया था, ठीक है, प्रमुख, तो प्रिंट मीडिया के अंदर क्या चलता था कि एक तरफ कुछ ऐसे लोग होते थे जो राजा को सपोर्ट करते थे और राजा के सपोर्ट में कुछ न कुछ लिखा करते थे। वैसे ही मिल्टन क्या करता था, मिल्टन पार्लियामेंटेरियंस, प्यूरिटन्स, इनके पक्ष में लिखा करता था। तो इसका इनाम जो है मिल्टन को आगे चल करके क्या दिया गया, इसको सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स, ये पद जो है एक बड़ा मंत्री पद जो है इसको दिया गया, ठीक है। तो देखिएगा जॉन मिल्टन ऑल्सो वर्कड एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो सरकारी पद पर इसने काम किया। ही सर्व्ड एज द सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स या फॉरेन लैंग्वेजेस अंडर ओलिवर क्रोमवेल एंड रॉट मैनी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पैम्पलेट्स, और इसी दरमियान उसने बहुत सारे क्या लिखे, रिलीजियस, ठीक है, और पॉलिटिकल पैम्पलेट्स जो है उसने लिखे, ठीक है। अब इस दौर के जो प्रमुख किरदार हैं लिटरेचर के उनकी बात करेंगे। सबसे पहला इसमें नाम आ जाएगा आपका जॉन मिल्टन का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ द प्यूरिटन एज एंड ट्रूली रिप्रेजेंटेड द प्यूरिटन स्पिरिट। इसने प्यूरिटन स्पिरिट को रिप्रेजेंट किया है। मिल्टन को जब भी आप पढ़ेंगे तो मिल्टन को पढ़ करके आपके चेहरे पे ना तो कोई हंसी आएगी, हंसी को छोड़िए स्माइल भी नहीं आएगी। इतना सीरियस, इतना गंभीर उसने साहित्य सृजन किया है, ठीक है। और ये चीज किसकी रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपकी प्यूरिटन एज के लिटरेचर की। अभी मैंने बताया था आपको कि प्यूरिटन एज का जो लिटरेचर जो होता है वो किस तरह का होता है, वो सीरियस होता है, सैड होता है, या थॉटफुल होता है, या फिर पेसिमिस्टिक होता है। यही बात मिल्टन की राइटिंग्स में भी देखने को मिलती है। मिल्टन के बारे में कहा जाता है, ही नेवर रॉट अ सिंगल लाइन दैट अपॉन यू कैन स्माइल।
ठीक है, ऐसी आज तक उसने एक सिंगल पंक्ति नहीं लिखी जिसको पढ़ करके आप मुस्कुरा भी सकें। ठीक है, शेक्सपियर ने बहुत कुछ लिखा है, उसने आपको हंसाया भी है, उसने आपको रुलाया भी है। ठीक है, तरह तरह के भाव आपके चेहरे पर लेकर के आया है, गंभीर भी उसने आपको किया है और हंसाया भी है, लेकिन मिल्टन ने सिर्फ आपको गंभीर किया है। इसी क्रम में हम इसके वर्क्स को, पोइट्री और ड्रामा, इन दोनों को सबको देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका सबसे पहले ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में इसने लिखा था। ठीक है, अ पोएम सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ जीसस, जीसस के बर्थ से रिलेटेड ये पोएम थी। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए रिलीजियस एस्पेक्ट आ गया। ऑन शेक्सपियर 1630 में इसने लिखा। फिर एल एलेगेरो, ये हैप्पीनेस से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस। फिर 1632 में इसने एल पेंसरेसो इसने लिखा। पेंसरेसो ये पेसिमिस्टिक टोन का है, मेलांकलिक है, दुख की इसमें बात करी गई है, इसमें हैप्पीनेस की बात करी गई है। फिर इसका आता कॉमस, ये एक मास्क है। मास्क को आप जानते होंगे, ए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट प्रेजेंटिंग ए स्टोरी ऑफ वर्च्यू एंड टेम्पटेशन, इतना सा लिखा है, लेकिन थोड़ा सा आप और एक कदम आगे जान लीजिए। मास्क एक तरह की नाटिका है, नाटक है, जिसको परफॉर्म किया जाता है। स्टेज पे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेज के अलावा एक ऐसा दौर था मिल्टन और उससे पहले के काल में, जब बड़े बड़े रईस जो लोग होते थे, राजा महाराजा जो होते थे, ठीक है, उनके घर पे जब कोई प्रोग्राम होता था, कोई कार्यक्रम होता था, तो उस कार्यक्रम में ये जो कलाकार हैं, ये बिल्कुल भड़कीले चमकीले इस तरह के वस्त्र पहन करके जो आम जो मेहमान जो होते थे, मेहमानों के बीच में ही बैठे रहते थे। एंड ऑल ऑफ ए सडन, in order to surprise the guest, in order to entertain the guest, ठीक है, उनको मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए, उनको सरप्राइज करने के लिए भी ऑल ऑफ ए सडन वो बाहर निकल करके आते और उन्हीं के बीच में कोई रेज्ड प्लेस होता है, स्टेज जैसा, उसके ऊपर जाकर के नाटक का मंचन जो है वो शुरू कर देते थे। और स्पेशली ये लोग कुछ मुखोटे लगा करके रखते थे। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करते थे वर्च्यू एंड वाइसेस को। क्लियर? तो कॉमस क्या था? एक मास्क था। और मास्क क्या होता है? एक नाटिका जिसका इनैक्टमेंट जो है वो स्टेज पर भी हो सकता था और पब्लिक के बीच में भी हो सकता था। तो इस तरह का एंटरटेनमेंट जो है उस जमाने में अमीर लोगों का एक शगल हुआ करता था कि जो पार्टी देते थे तो उस पार्टी के अंदर इस तरह से कोई मास्क नाटिका जो है वो प्ले करवाते थे, उसका मंचन वो करवाते थे। क्लियर? तो कॉमस जो है मिल्टन ने लिखा 1634 में लिखा था। अब ध्यान दीजिएगा, इस कॉमस के बाद में बहुत कम आपको मास्क जो है देखने को मिलेंगे। आप टटोल सकते हैं लिटरेचर को। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिसिडस 1637, इंग्लिश लिटरेचर की 4 सबसे बेहतरीन ट्रेजेडीज हैं, उनमें से एक लिसिडस जो है 1637 में मिल्टन ने लिखी अपने मित्र किंग एडवर्ड जो है उनकी याद में। और ये क्या है? एक पास्टरल एलेजी है। क्या है? पास्टरल एलेजी है। इसके बाद में एक और इनकी इंपॉर्टेंट रचना जो है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये 1652 में लिखा है। इसका टाइटल एक और भी आप जानते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इसका टाइटल है। और व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये इसका ओरिजिनल टाइटल पहले हुआ करता था और ये इस सोनेट की पहली पंक्ति भी है। मिल्टन जब अंधा होता है तब उसके बारे में ये लिखता है 1652 में, एट द एज ऑफ 44, जब मिल्टन अंधा हो जाता है। ठीक है, तब ये लिखता है। फिर एक और उसका चर्चित सोनेट जो है
व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ये भी एक सोनेट है, और ऑन द लेट मैसेकर इन पिडमोंट, ये दोनों ही क्या हैं, सोनेट्स हैं। और ये आपको पता ही है, जो मिल्टोनिक सोनेट्स होते हैं उसमें आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ठीक है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो मिल्टन के दो आपके सोनेट हो गए। फिर मिल्टन का सबसे बेहतरीन वर्क, उसके पूरे करियर का सबसे शानदार जो वर्क है वो आपका पैराडाइज लोस्ट। ये एक एपिक पोएम है जिसमें एडम और ईव उनके फॉल की ये बात करता है। इसमें ये जस्टिफाई करता है ईश्वर, गॉड, भगवान के द्वारा मनुष्य के प्रति जो रास्ते इख्तियार किए गए हैं उनको जस्टिफाई करता है। दैट मीन्स ही जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और मिल्टन ने इसको 1658 में लिखना शुरू किया था, 1667 तक इसको कंप्लीट किया। 1667 में ये पब्लिश होता है 10 किताबों के रूप में। उसके बाद में 1674 में फिर इसको वापस से इसको री इश्यू किया जाता है, और तब इसमें किताबों की संख्या बढ़ जाती है, तब ये 12 किताब में हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ मैटर बढ़ा दिया गया, बस उसको एडिट किया गया। पहले 10 किताबों में था और अब कितनी किताबों हो गया, 12 किताबों में हो गया। तो इसका मतलब इसके 2 वर्जन जो है वो हमारे सामने आए थे। पहले वर्जन के अंदर 10 किताबें थी और दूसरे के अंदर कितनी हो गई, वो 10 से बढ़ करके 12 हो गई थी। ये याद रखिएगा। अब मिल्टन अंधा था, लिखता कैसा था, कैसे लिखता था, ये एक सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है। तो मिल्टन क्या करता था, डिक्टेट करता था, बोलता था, और उसके परिवार के लोग जो हैं, ठीक है, वो उसको लिख देते थे। इस तरह से मिल्टन लिखता था। क्लियर। अब इसके बाद अगला इसका एक और वर्क देखें, इंपॉर्टेंट है, पैराडाइज रीगेन्ड, 1671 में पब्लिश होता है। ये पैराडाइज लोस्ट का सीक्वल है, ठीक है। और इसमें सैटन के द्वारा जीसस को जिस तरह से टेम्प्ट किया गया था, वो वाला एपिसोड जो है इसके अंदर दिया गया पैराडाइज रीगेन्ड के अंदर। ये भी एपिक है और इसमें 4 किताबें जो है इसमें शामिल करी गई हैं। ठीक। वैसे आपका होमर से प्रेरित था मिल्टन, याद रखिएगा, होमर से प्रेरित था। ठीक, उसकी इलियड ओडिसी जो है उससे काफी प्रेरित था, और वहीं से प्रेरणा लेकर के उसने क्या किया, पैराडाइज लोस्ट लिखा है। मिल्टन जो है शेक्सपियर से इसी एक चीज में शेक्सपियर से आगे रहता है। कौन सी? एपिक राइटिंग में। शेक्सपियर बहुत महान थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कभी भी क्या नहीं लिख पाए, कोई भी एपिक नहीं लिख पाए। और हर पोइट का एक ख्वाब होता है कि मैं कोई न कोई महाकाव्य अर्थात एपिक जो है जरूर लिखूं, और मिल्टन इसमें सफल हुए। ठीक है, शेक्सपियर ने ऐसा कोई प्रयास भी नहीं किया था, लिखने का भी प्रयास नहीं किया था। देखें, पैराडाइज रीगेन्ड के बाद में सैमसन एगोनिस्टस 1671 में ही आता है। ये एक ट्रेजिक पोएम है, ठीक है, अबाउट द बिब्लिकल फिगर सैमसन। ठीक है, और ये क्या है, एक क्लोसेट ड्रामा है, ट्रेजिक है और साथ में क्लोसेट ड्रामा है। अब क्लोसेट ड्रामा क्या होता है? क्लोसेट ड्रामा इज अ ड्रामा that is not meant to be enacted on some stage. It is meant to be studied only. अर्थात वह ड्रामा जिसका उद्देश्य इसको मंच पर मंचित करना नहीं होता है, केवल एक बुक के तौर पर पढ़ना होता है। इस तरह का नाटक जो होता है वो क्लोसेट ड्रामा कहलाता है। तो सैमसन एगोनिस्टस जो है वो क्या था, एक क्लोसेट ड्रामा था और ट्रेजिडिक था। अब चलिए इसके प्रोज वर्क्स जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एरोपोजिटिका 1644, पहले भी पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इसकी, है ना, कैरोलिन एज में, क्योंकि कैरोलिन एज में लिखा गया था। और ये प्रेस की स्वतंत्रता उसके लिए लिखा गया था, फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस, एरोपोजिटिका। मिल्टन की पत्नी जब उसको छोड़ करके चली जाती है और जब उससे डिवोर्स लेना चाहता है, डिवोर्स में अड़चने खूब सारी आती हैं, तो उससे परेशान होकर के उसने अपनी राय जो है डिवोर्स नामक विषय के ऊपर 1644 में देता है, और किताब का नाम है ऑन डिवोर्स। तो इट वाज रिटन व्हेन हिज वाइफ लेफ्ट हिम। क्लियर। फिर नंबर 3,
द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स 1649, जब चार्ल्स द फर्स्ट जो है उसका एग्जीक्यूशन हो गया, उसको मार डाला गया, तो फिर चार्ल्स द फर्स्ट के एग्जीक्यूशन को जायज ठहराता है, उसको जस्टिफाई करता है और कहता है कि जनता जो है, ठीक है, उनको अपने शासकों को जिम्मेदार बनाने की उनकी अपनी अधिकार होती है। उनको अधिकार है, जनता को अधिकार है कि वो अपने शासकों को क्या बनाए, जिम्मेदार बनाए, और नहीं वो जिम्मेदार होते तो उनको लटकाएं। ठीक, तो इस तरह की बात करता है कौन सी में, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स 1649 में ये पुस्तक आती है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ लेते हैं। अब मिल्टन के बाद में एक और नाम जो आपको याद रखना चाहिए वो है जॉन बनियान। ठीक, 1628 से लेके 1688 तक। ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स, वैसे प्राय इसका नाम इतना ही लिखा और पढ़ा जाता है, पूरा नाम तो है इसका ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स। 1666 में आई थी। ठीक है, और पुस्तक को हम अक्सर केवल क्या नाम से जानते हैं, ग्रेस अबाउंडिंग नाम से जानते हैं। ये इनकी चर्चित पुस्तक थी। इसके अलावा इससे भी ज्यादा चर्चित थी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, 1678 में आती है। ठीक है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। द होली वॉर, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। ऊपर की जो दो हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर आगे बात करेंगे रिचार्ड बैक्स्टर का 1615 से 1691, द सेंट्स एवरलास्टिंग रेस 1650, द रिफॉर्म्ड पास्टर 1656, और अ कॉल टू द अनकन्वर्टेड, ये इंपॉर्टेंट है, 1657। बस इतना इसमें याद रखना है आपको। जॉन ओवन भी इसमें शामिल हैं, जिनकी पुस्तक है द डेथ ऑफ डेथ इन द डेथ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, 3 बार डेथ शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया, हर बार मीनिंग डिफरेंट होता है। 1647 में आती है। द मोर्टिफिकेशन ऑफ सिन और कम्युनियन विद गॉड, लेकिन इंपॉर्टेंट आपकी नंबर 1 रहने वाली है। थॉमस ब्रुक्स प्रेशियस रेमेडीज अगेंस्ट सैटन्स डिवाइसेस और द म्यूट क्रिश्चियन अंडर द स्मार्टिंग रोड, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क थे। इसके बाद हम बात करेंगे थॉमस गुडविन की, क्राइस्ट सेट फोर्थ द हार्ट ऑफ क्राइस्ट इन हेवन, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर जॉन कॉटन, ये कुछ प्रमुख यहां पर आपके लेखक रहे। इनकी पुस्तक द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन और द वे ऑफ द चर्चेस ऑफ क्राइस्ट इन न्यू इंग्लैंड, ये पुस्तकें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मिल्टन के बाद में यदि कोई इंपॉर्टेंट नाम आता है तो वो आता है आपका जॉन बैनियन का। ठीक है, इनके ये 2 वर्क आप याद रखिए, ये 2 वाले, ये बस ऊपर के 2, इनको भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 और 4 को याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में रिचार्ड बैक्स्टर, सिर्फ नाम याद रखिए। ठीक है, जॉन ओवन, थॉमस ब्रुक्स, इनके बस नाम याद रखें। थॉमस गुडविन, है ना, इनके बस आपको नाम ही याद रखने हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देखा है अपने प्यूरिटन एज को, जिसको कॉमनवेल्थ पीरियड नाम से भी हम जानते हैं। कॉमनवेल्थ नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इस दौरान कॉमनवेल्थ की गवर्नमेंट जो है सत्ता में रही। प्यूरिटन नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये वो प्रोटेस्टेंट थे जो कैथोलिक धर्म जो है उसको, मतलब ईसाई धर्म जो है उसको उसकी प्योर फॉर्म में देखना चाहते थे। कैथोलिसिज्म में उसमें कुछ अलंकरण जो लगा दिए थे, उन अलंकरणों को हटा करके, जो कि कैथोलिसिज्म ने लगाए थे ईसाईयत पर, उन अलंकरणों को हटा करके फिर से उसका जो शुद्ध स्वरूप निकलता है, उस शुद्ध स्वरूप के प्योर फॉर्म के ये समर्थक थे प्यूरिटन्स। इसलिए इस एज को प्यूरिटन एज कहा गया। तो ओलिवर क्रॉमवेल क्या था, प्यूरिटन। मिल्टन को कैसा पोइट कहा जाता है, प्यूरिटन एज का पोइट कहा जाता है। ये उसको प्यूरिटन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने प्यूरिटन शब्द की डेफिनेशन जान ली। इसके अलावा इस दौर का जो लिटरेचर है उसकी खास बात क्या थी, उसकी फीचर्स क्या थी, वो हमने जाना कि इस दौर का लिटरेचर सीरियस होता है, सैड होता है, थॉटफुल होता है, पेसिमिस्टिक होता है।
थिएटर्स को ये लोग इमोरल और करप्ट मानते थे, इसलिए थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया। वापस जब मोनार्की आती है 1660 में, चार्ल्स द सेकंड जब सत्ता में आता है, तब तक ये बंद ही रहते हैं। सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस जो है प्यूरिटन्स का एक लंबा इफेक्ट पड़ता है। ये हार्ड वर्क को, ठीक है, एजुकेशन को, रिलीजियस डिविजन को सपोर्ट करते थे। जिंदगी आप धर्म के अनुसार जिए, इनका ये कहना होता था, ठीक है। आप आनंद भी उठाते हैं तो इस धर्म के दायरे में रह करके उठाइए। क्लियर? तो इस तरह का इनका मानना होता था। मिल्टन जो है, उनकी बात करें तो मिल्टन को यहाँ के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल पद जो है वो दिया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इसी चक्कर में, एक्सेसिव राइटिंग के चक्कर में, जो कि इनके प्यूरिटन्स के लिए मिल्टन किया करते थे, उसी की वजह से मिल्टन की क्या चली जाती है, आंखें चली जाती है। जब वो 44 वर्ष के थे, इन द ईयर 1652, तब इनकी आंखें चली जाती हैं। लेकिन बावजूद तब इनको ये लगता है कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया अभी तक लाइफ में, सिर्फ मैंने तो अभी इन पार्लियामेंटेरियंस को, प्यूरिटन्स को, इनको सपोर्ट किया, इनके सपोर्ट में कुछ लिखा है, लेकिन ईश्वर, गॉड, उसके लिए मैंने अभी भी उनकी सेवा में कुछ नहीं लिखा है, जबकि मेरे पास टैलेंट है। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि भले मेरी आंखें चली गई हों, लेकिन मैं बोल दूंगा, घर वाले लिख देंगे तो मैं कुछ अच्छा लिख पाऊंगा। तो जितना श्रेय मिल्टन को जाता है लिखने को पैराडाइज लोस्ट का, उतना ही श्रेय उन लोगों को भी जाना चाहिए जिन्होंने इसको सहयोग किया होगा लिखने में। ठीक है, तो ये मिल्टन का इसमें रोल रहा। मिल्टन के अलावा भी अपन ने कुछ और नाम यहाँ पर जाने थे, और सबसे बड़ा मिल्टन के बाद में यदि कोई नाम आता है तो वो है जॉन बेनियन का। इसके अलावा आपको सिर्फ नाम याद रखना है रिचर्ड वैक्सटर का, जॉन अवन का, टॉमस ब्रुक्स का, टॉमस गुडविन का और जॉन कॉटन का। ठीक है, बस ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है, जहां पर अपने कॉमनवेल्थ पीरियड और प्यूरिटन एज के बारे में अच्छे से जान लिया है। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।